तो सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात गुर्जर आंदोलन को लेकर अपडेट की। बड़ी खबर आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण पर एक्शन में सरकार दिख रही है। गुर्जर आरक्षण पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कल विधानसभा में संकल्प लाने की संभावना दिख रही है। केंद्र सरकार को संकल्प प्रस्ताव भेजा जाएगा। संकल्प में गुर्जरों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन में यहां दिख रही है। तो कल विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है और यह केंद्र को भेजा जाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज 5वां दिन है। 5 दिन से यह आंदोलन चल रहा है। वहीं आपको बता दें गुर्जर मामले पर मंत्री अशोक चांदना का बयान भी सामने आया है। कल विधानसभा में फैसला होगा। गुर्जर समाज के हक में फैसला होगा। औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। तो यह कहना है मंत्री अशोक चांदना का कि कुछ औपचारिकताएं जो हैं उसे पूरी की जा रही हैं। कल विधानसभा में फैसला होगा। यह कहना है चांदना का। गुर्जर समाज के हक में जो फैसला है वो लिया जाएगा। तो कल तक का इंतजार करने की बात उन्होंने कही है कि कल तक का इंतजार कीजिए। जो कुछ औपचारिकताएं हैं उसे पूरी की जा रही हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के कल विधानसभा में फैसला आ जाएगा। संतोषजनक होगा। प्रदेश की समस्या को खत्म करने के लिए होगा। गुर्जर समाज के लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। एक बार स्पष्ट कर दीजिए, बिल है या संकल्प आएगा? कल आ जाएगा साहब। एक दिन इंतजार कर लीजिए। एक दिन इंतजार कर लीजिए। अभी उसकी कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं जो शायद कर रहे होंगे, तो उसको करके कल उसको पेश कर दिया जाएगा। कल कुछ ना कुछ होगा। तो कल कुछ ना कुछ होगा। इंतजार करें कल तक का। यह साफ तौर पे कहना है मंत्री अशोक चांदना का। गुर्जर समाज के हक में फैसला होगा, यह भी उनका कहना है। तो इंतजार कल तक का। कल विधानसभा में क्या कुछ होता है यह देखना अहम होगा। हर किसी की निगाहें अब जो हैं, और खास करके इस आंदोलन को लेकर के निगाहें जो टिकी हैं कल विधानसभा की कार्यवाही पर। और खास बात यह भी कि क्या कल यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने यह साफ कर दिया है कि 5% से कम आरक्षण के अलावा वो मानने वाले नहीं है। यानी 5% आरक्षण हर कीमत पर उन्हें चाहिए। इसी को लेकर के 5 दिन से वो डटे हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं गुर्जर समाज के लोग। खुद बैंसला भी धरने पर बैठे हैं। और अब देखना अहम होगा कि कल क्या कुछ होता है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश और गोवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक अपडेट देने के लिए। सबसे पहले राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, आप 5 दिनों से उस खबर को कवर कर रहे हैं और उस जगह पे हैं जहां पे लोग धरने पर बैठे हैं। अब जब सरकार ने यह कहा है कि कल तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल देखिए अभिषेक, जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि कल तक का इंतजार कीजिए और इसके लिए बाकायदा सरकार ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। कैबिनेट की बैठक जारी है और इस बैठक के बाद हो सकता है कि विधानसभा में भी जो है इस मामले को रखा जाए और वहां से सरकार संकल्प पत्र या एक विधेयक रख करके इस बिल को लेकर आए। लेकिन चूंकि गुर्जर समाज जब से यहाँ पर महापड़ाव पर बैठा है तब से एक ही मांग है कि जब गजट नोटिफिकेशन और उसके मसौदे जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसकी जो मांग है उसके अनुसार होंगे, तो गजट नोटिफिकेशन की कॉपी हाथ में आते ही उसे देखने के बाद इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा हो सकती है। कर्नल किरोड़ी बैंसला ने साफ कहा है कि चूंकि इससे पहले 13 साल से लगातार वो संघर्ष करते आए हैं और 13 साल में कई बार उनके साथ जो है इस तरह के आश्वासन बिल्कुल मिले हैं, राकेश, तो अब इस बार ये भी आर और पार की लड़ाई होगा कि कल जो कार्यवाही होने वाली है, कार्यवाही विधानसभा में होगी, वहां क्या कुछ होता है। गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, जिस तरीके से सरकार अब एक्शन में दिख रही है, 5 दिन का वक्त बीत चुका है, एक्शन में अब सरकार आ चुकी है, क्या ये संभावनाएं दिख रही हैं कि कल हो सकता है यह आंदोलन खत्म हो जाए? देखिए अभिषेक, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है, उसके मुताबिक कल सरकार गुर्जर आरक्षण को लेकर के विधानसभा में 5% आरक्षण के लिए बिल लाने पर विचार कर रही है। कल विधानसभा में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण के लिए बिल पेश किया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर
है, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है इसलिए कोई मंत्री आधिकारिक तौर पर नहीं बोल सकता, विधानसभा में ही इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन ये पुख्ता है कि कल सरकार गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को लेकर के विधानसभा में बिल लेकर के आएगी। पहले जो 2 विकल्पों पर विचार करने की जो बात चल रही थी, उसके बाद आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह तय हुआ कि इस पूरे मामले के पटाक्षेप के लिए जरूरी है कि जो डिमांड है गुर्जरों की 5% आरक्षण की, उसको पूरा करने के लिए 5% आरक्षण का विधानसभा में कल बिल लेकर के सरकार आएगी और कोशिश ये रहेगी कि सर्वसम्मति से उस बिल को पारित करवाया जाए, क्योंकि बीजेपी पहले कह चुकी है कि सरकार अगर बिल लेकर के आती है तो वो उसका समर्थन करेगी। तो आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक में उस पर बिल लाए जाने के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है और कल विधानसभा के भीतर इसको लेकर के बिल लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार ने 10% सवर्ण आरक्षण दिया है, उसका बिल को भी यहां विधानसभा में एंडोर्स किया जा सकता है। तो 10% सवर्ण आरक्षण और 5% गुर्जर सहित 5 जातियों का आरक्षण, इन दोनों बिलों को एक साथ यहां विधानसभा में रखे जाने की तैयारी है। चूंकि अभी बाध्यता यह है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो मंत्री किसी भी तरह की घोषणा यहां नहीं कर सकते और यही वजह रही कि कैबिनेट की बैठक के बाद यहां कैबिनेट के फैसलों को लेकर के कोई ब्रीफिंग नहीं की गई। चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है इसलिए जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं उनकी घोषणा अब विधानसभा में की जाएगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर पता लगी है उसके मुताबिक कल बिल लाया जाना तय हो गया है। सारे मंत्रियों की राय इस पर ले ली गई है और बिल के मसौदे को रातों रात तैयार करके और कल विधानसभा में उससे पेश किए जाने की तैयारी है, क्योंकि इसको लेकर के पहले से ही जो विधिक राय है वो ले ली गई थी। कल रात को भी मंथन चला, दिन में भी मंथन चला, ये सारा कुछ तय हो चुका है। तो बिल्कुल गोवर्धन, अगर ये बिल लाए जाने के बाद बिल लाया जाता है तो ज्यादा परेशानी सरकार को नहीं होगी यहां अगर पास कराने की भी बात हो तो, क्योंकि अगर बीजेपी समर्थन करने को तैयार ही है तो ज्यादा मुश्किलें सरकार के सामने आनी नहीं चाहिए। देखिए, बीजेपी घोषणा कर चुकी है। हमने कल उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बात की थी, उनका भी ये मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार अगर बिल लेकर आएगी तो विधानसभा के भीतर वो उसका समर्थन करेंगे। तो इस सरकार अगर कल बिल लेकर के आएगी तो उसका पारित होना, सर्वसम्मति से पारित होना तय माना जा रहा है, क्योंकि कोई विरोध इसका नहीं करेगा। पहले सदन में ऐसा हो चुका है, अब की पहले भी जितने भी बिल आए हैं उन सब पर किसी ने विरोध नहीं किया था, वो बिल पारित हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रेम मीना हमारे साथ हैं। प्रेम, जो कैबिनेट की बैठक हुई है, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, उसमें जो हमने 2 दिन में भी ये खबर दी थी कि 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, अब खबर पता लगी है कि कल बिल लेकर के सरकार आएगी। और क्या मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चाएं हुई हैं? देखिए गोवर्धन जी, मैं बताना चाहूंगा, हमने दोपहर में इस बात के संकेत दे देते कि गहलोत सरकार गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और जिस तरह मंत्री अशोक चांदना ने संकेत दिए थे कि सरकार गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए विधेयक ला सकती है और विधानसभा में बड़ा ऐलान कर सकती है। अब एक तरह से जो न्यूज 18 की खबर थी उस पर आधिकारिक तौर पर मोहर लग गई है। चूंकि गहलोत सरकार शुरू से इस मामले पर काफी गंभीर रही थी और अब गुर्जरों को उनका वाजिब हक है वो मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि गहलोत सरकार विधेयक किस तरह का लाती है, यानी विधेयक का स्वरूप क्या होगा। ऐसा विधेयक या जो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा या फिर वह विधेयक जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चूंकि आज सीएमओ में उच्च स्तरीय अहम बैठक के बाद सीएमओ के आला अधिकारियों ने विधि विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनसे इस संबंध में मंथन किया है। तो अब इंतजार इस चीज का है कि कल जो विधेयक है वो किस तरीके का लाया जाता है, इस पर अब नजरें हर किसी की टिकी हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और ये महत्वपूर्ण अपडेट भी देने के लिए। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज 18 जिस तरीके से दोपहर में भी हमने ये संभावना जताई थी कि अब बिल लाया जा सकता है, इसी को लेकर के आपको बता दें कि शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनाते हैं। अपील की गई है उन लोगों से कि आप पटरी को छोड़ करके बातचीत पे आइए, बातचीत पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल विचारणीय है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि 2011, 2010, 2011 में जो है वो 12, 13, 14 रोज तक वो बैठे हुए थे, वो भी कोई किसी प्रकार की हिंसा उस वक्त भी नहीं की थी उन्होंने। तो हमने एक तो
अहिंसक होकर के आंदोलन चलाने की बात कही है उनसे, वो भी मानते हैं इस बात को कि हम अहिंसक रहेंगे, लेकिन फिर भी तोड़फोड़ हो रही है। तो सुना आपने मंत्री जी को। अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर इसी से जुड़ी है कि हम आपको बताते हैं पिछले 13 साल से आखिर गुर्जर आरक्षण के मामले में पेच कहां फंस रहा है। देखिए रिपोर्ट। करीब 13 साल से गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। कई बार पहले भी समाज के लोग सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन विधानसभा से पारित गुर्जर आरक्षण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसता चला गया। और इसका कारण था आरक्षण की सीमा का 50% तक तय होना। लेकिन आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन ने फिर से गुर्जरों को अपने हक के लिए एकजुट किया है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की तर्ज पर ही गुर्जर समाज अब आरक्षण मांग रहा है, क्योंकि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था के बाद आरक्षण पर 50% तक की संवैधानिक सीमा का प्रावधान अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि गुर्जर समाज के आरक्षण का आंदोलन 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है और गुर्जरों को आरक्षण देने का सरकार का फैसला कोर्ट में जाकर फंसता चला गया। गुर्जरों ने 13 साल पहले एसटी के तहत आरक्षण मांगा था। 2008 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने एसबीसी में गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया, लेकिन सरकार का ये फैसला हाईकोर्ट में अटक गया। इसके बाद गुर्जरों ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण के तहत आरक्षण की मांग की। 2010 में गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए 5% पर समझौता हुआ, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक गुर्जरों को 1% आरक्षण मिला। 2015 में वसुंधरा सरकार ने फिर से एसबीसी में 5% आरक्षण बिल लाकर आरक्षण का ऐलान किया, लेकिन सरकार के इस ऐलान से राजस्थान में आरक्षण 54% तक पहुंच गया। इसके बाद मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद सरकार ने गुर्जरों को एमबीसी कोटा में 5% आरक्षण दिया। बिल पर फिर से हाईकोर्ट ने रोक लगाई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन एससी ने केस को हाईकोर्ट रेफर कर दिया और तभी से गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। गुर्जर आरक्षण पर पेंच का असर राजस्थान की सियासत पर भी दिखता रहा है। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद साफ है कि गुर्जर आरक्षण का मामला अब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18, राजस्थान। तो 5% आरक्षण के बगैर गुर्जर रेलवे ट्रैक छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में गुर्जरों की जिद के आगे मुसाफिर बेबस हैं। आपको बताते हैं गुर्जर आंदोलन के 5वें दिन का पूरा हाल। गुर्जर आंदोलन का 5वां दिन। महिलाओं ने संभाली आंदोलन की कमान। आरक्षण ले हटाएंगे, हम कब हटाएंगे? 6 महीने होता था, 12 महीने होता, हमको आरक्षण चाहिए। रेल ट्रैक पर धरना, एनएच पर जाम। रास्ता निकालने के लिए सरकार की पहल। निश्चित रूप से कल असेंबली के अंदर एक बड़ा समाधान निकलेगा, हमने आपको अश्योर कर दिया। सवाई माधोपुर से शुरू हुआ गुर्जर आंदोलन काफी तेजी से आसपास के इलाके में फैल रहा है। जयपुर आकर बातचीत के लिए कर्नल बैंसला के तैयार न होने के कारण मामला अटक गया है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ, मुझे 14 साल का अनुभव है। मैं ठंडे छींटे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ठंडे छींटे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं 5% के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करूंगा और 5% लेने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। हालांकि दिन बीतने के साथ ही सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है और सरकार ने फॉर्मूला निकालने के लिए अपनी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। कोर कमेटी के साथ में सभी विधायक मंत्री बैठे हैं। आज बड़ी सीरियस चर्चा और अच्छी चर्चा हुई है। कल समाज को बहुत बड़ी
सुविधा देने का काम किया जाएगा। और हम ये आशा कर रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला है कि आने वाले वक्त में कल के बाद में रास्ते भी खुल जाने चाहिए और जनता को हर तरह से जो समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। पूरे राजस्थान के कई जिलों में जैसे यहाँ दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम किया है, उसी तरीके से हाईवे भी जाम कर दिए गए हैं। तो अब कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जो महापड़ाव स्थल है इसके सर्किल में 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद करती हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। अब 5वां दिन है, गुर्जर समाज के लोग अभी भी महापड़ाव स्थल पर दूर दराज इलाकों से यहां आकर के समर्थन दे रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही एक नए फॉर्मूले पर पहुंचने वाली है। सरकार के लिए मुश्किल ये भी है कि अब गुर्जर आंदोलन को दूसरी जातियों का भी समर्थन मिल रहा है। गुर्जरों के साथ आरक्षण में शामिल रही रैबारी जाति भी आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रही है। रात भर ठंड के बावजूद गुर्जर आंदोलनकारी रेल ट्रैक पर जमे हैं। अपना आंदोलन जारी रखने के लिए और जोश कायम रखने के लिए वो संगीत का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं रही हैं। गांवों से निकलकर महिलाएं आंदोलन में पहुंच रही हैं और किसी भी हाल में मांग माने जाने से पहले पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। आरक्षण में हटेंगे हम। घर का काम कौन करेगा? पट डोला छोरी गुजर सरकार उपाड़ा कोई छोरी को नहीं हमारे और जाति में है कोई गुजर सरकार जी। जहां गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक छोड़ने को तैयार नहीं हैं, वहीं यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रात भर परेशान है, अभी गाड़ी नहीं ट्राई करा तो ये बोले आज गाड़ियाँ लोकल भी नहीं है, तो सभी जोधपुर लोग वो भी नहीं, परेशानी बहुत आ रही है। सवाई माधोपुर इलाके में करीब 26 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं तो करीब 55 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। रेलवे को प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का अनुमान है। सिर्फ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को ही करीब 1 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ी है। 3 डाउन 4 अप जितनी भी गाड़ियां जनता डिलक्स रोजाना कम से कम यहाँ से 25 गाड़ियां निकलती है, अप एंड डाउन करके 50 गाड़ियां हो जाती है। उनमें से 10-20 गाड़ियां जो जयपुर से और मुंबई के बीच में चलती है वो गाड़ियां रेगुलर चलती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर से आ रही है जहां पर फाइटर प्लेन के क्रैश होने की सूचना है। बड़ी खबर जैसलमेर से फाइटर प्लेन के क्रैश होने की सूचना मिल रही है। रामदेवरा और एका गांव के बीच ये क्रैश हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सिकंदर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। सिकंदर, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्या कुछ जानकारी है? जी अभिषेक, ये MiG-27 है जो जैसलमेर से उड़ान भरी थी और अभी जो फील्ड फायरिंग रेंज में जो वायु शक्ति जो एक्सरसाइज जो होने वाली है 16 तारीख को, उसको लेकर एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें रूटीन जो उड़ान है उस पर था ये, और वहाँ खेतौली के पास जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर ये दुर्घटना का होना बताया जा रहा है। और जैसे ही सूचना मिली है पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स वहां मौके पर जा रही है और सूचना ये भी आ रही है कि जो पायलट है वो सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन जो फाइटर प्लेन है वो क्रैश हुआ है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिहायशी जो इलाका वहां पर नहीं है, खेतौली जो फील्ड फायरिंग रेंज है चांदर वाली वहां पर हुआ है और अब सुरक्षित बताया जा रहा है, कोई भी जनहानि नहीं है यहाँ पर। जी अभिषेक, जनहानि नहीं हुई है और जो पायलट है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही सिकंदर, MiG-27 यानी मिग को लेकर के लगातार जिस तरीके से क्रैश होने की खबरें सामने आती रही हैं, एक और मिग क्रैश हुआ। जी अभिषेक, जिस तरह से जो अभी जो माहौल है उसमें जो 16 फरवरी को जो वायु शक्ति जो भारतीय वायुसेना का हर 3 साल में जो सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज होती है वो होने वाली है। उसमें जो MiG-27 है जो हर बार जो पिछली बार जोधपुर में भी हुआ था, बाड़मेर में भी हुआ था, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो सामने आ रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई बात सामने आती है, जो टेक्निकली जो तकनीकी जो खराबियां हैं इसमें वो सामने आती है। अब जो है वो जांच जो बिठाई जाएगी यहाँ पे वायुसेना की, उसमें पता चल पाएगी आखिरी वजह क्या थी इसकी जो MiG-27 जो क्रैश हुआ। लेकिन फिलहाल जो जानकारी वो यही है कि खेतौली में क्रैश हुआ है, जैसलमेर से इसने उड़ान भरी थी और जो पायलट है वो सुरक्षित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक और MiG-27 जो है वो क्रैश हुआ है जैसलमेर से, ये बड़ी खबर, जहां पर पायलट
सुरक्षित है, ये अच्छी बात है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल विधानसभा में आएगा आरक्षण बिल। कल 5% गुर्जर आरक्षण पर बिल लाने की तैयारी चल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंथन हुआ है, मंत्रिपरिषद ने इसको मंजूरी दे दी है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो सकता है बिल। बैठक में आर्थिक पिछड़ों के 10% आरक्षण पर भी चर्चा हुई। कल 10% सवर्ण आरक्षण का बिल भी सदन में रखने की तैयारी चल रही है। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 5% गुर्जर आरक्षण के बिल को लाने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ 10% सवर्ण आरक्षण का बिल भी सदन में लाया जा सकता है। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 113 पहुंच गया है। उदयपुर में आज एक की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3110 तक पहुंच चुकी है। आज एक दिन में 90 नए पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए। जयपुर में 39, सीकर और जोधपुर में 5-5 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो सामने आए हैं। ईडी रॉबर्ट एनकाउंटर पार्ट 2 की बीकानेर प्रॉपर्टी केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की ईडी के सामने पेशी हुई। ईडी ने इस दौरान वाड्रा से करीब 50 सवाल पूछे, लेकिन वाड्रा के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा सवाल का जवाब वाड्रा ने हां या ना में दिया। यह रिपोर्ट देखिए। ईडी रॉबर्ट एनकाउंटर पार्ट 2। ईडी के सवाल, वाड्रा के जवाब। जमीन का जंजाल ऐसा कि उसमें फंसकर रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दर पर चक्कर लगाना पड़ रहा है। पहले दिल्ली, फिर जयपुर। ईडी रॉबर्ट एनकाउंटर पार्ट 2 में रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं, उनकी मां से भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी के 11 अधिकारियों की टीम ने रॉबर्ट वाड्रा से करीब 50 सवाल पूछे। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के कितने डायरेक्टर हैं? आप कब से कंपनी के डायरेक्टर हैं? कंपनी किस तरह का काम करती है? कितने बैंकों में कंपनी के खाते हैं? आपके कितने बैंक अकाउंट हैं? कंपनी की बिजनेस डिटेल्स क्या हैं? स्काईलाइट के साथ कितनी कंपनियां जुड़ी हैं? बीकानेर में जमीन के बारे में कैसे पता लगा? क्या आप जानते थे कि जमीन सरकार की है? राजस्थान ईडी की कॉल पर रॉबर्ट वाड्रा कल जयपुर पहुंचे और आज तकरीबन 10:25 पर ईडी के ऑफिस में पहुंचे। ईडी के ऑफिसर्स ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कुछ सवालों की तैयारी कर रखी थी, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछे गए। दरअसल ईडी ने अपने छापे में यह पाया था कि जिस महेश नागर के जरिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की जमीन बीकानेर में खरीदी गई थी, वो जमीन महेश नागर के ड्राइवर अशोक नागर के पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीदी गई थी। लिहाजा ईडी ने यह भी पूछा कि आखिर क्या जरूरत थी कि ड्राइवर के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करनी पड़ी? ड्राइवर के पास पैसे कहां से आए और उसने कैसे इसे खरीदा? दलाल जयप्रकाश बांगड़वा से कैसे संपर्क में आए और इसको कैसे भुगतान किया? 2012 में जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को बेची, तो इस कंपनी के बारे में पता किया था या नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनसे ईडी की जयपुर यूनिट में वाड्रा का सामना हुआ और आगे भी जमीन के जंजाल में वाड्रा को सवालों के सिलसिले से गुजरना होगा। समय बताएगा कि ईडी ने और कितने सवाल रॉबर्ट वाड्रा से पूछने हैं और इस संबंध में रॉबर्ट वाड्रा क्या क्या जवाब ईडी के ऑफिसर्स को देते हैं। कैमरा पर्सन सोन बागड़ा के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब आपको दिखाते हैं ईडी रॉबर्ट एनकाउंटर पार्ट 2 का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सुबह 10:20 रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, मोरीन वाड्रा और वकील होटल से रवाना। सुबह 10:26 रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय।
सुबह 10:30 प्रियंका गांधी ईडी ऑफिस से रवाना। सुबह 10:45 रॉबर्ट वाड्रा और मोरीन वाड्रा से औपचारिक रूप से पूछताछ शुरू। सुबह 10:55 रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों ने कुछ दस्तावेज सौंपे। सुबह 11:05 रॉबर्ट वाड्रा ने पहले मां मोरीन वाड्रा से पूछताछ करने को कहा। सुबह 11:30 रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर के अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। सुबह 11:40 वकीलों ने ईडी अधिकारियों को कुछ और दस्तावेज दिखाए। सुबह 11:50 रॉबर्ट वाड्रा से पहले चरण की पूछताछ हुई शुरू। दोपहर 12 बजे मोरीन वाड्रा से अकेले में ईडी अधिकारियों ने बात की। दोपहर 12:12 मोरीन वाड्रा से दिल्ली से आए अधिकारियों ने बातचीत की। दोपहर 12:15 रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे चरण की पूछताछ हुई शुरू। दोपहर 12:22 मोरीन वाड्रा होटल के लिए रवाना। दोपहर 12:45 दिल्ली से आए अधिकारियों ने वाड्रा से कुछ दस्तावेज दिखाकर जानकारी मांगी। दोपहर 1 बजे वकीलों ने स्पष्टीकरण का एक पत्र और पेश किया। दोपहर 1:27 रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस से होटल के लिए रवाना। दोपहर 2:27 वाड्रा वापस ईडी दफ्तर पहुंचे। शाम 6:20 रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ खत्म। वहीं पेशी से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ईडी की पूछताछ को पूरी तरह से सियासी करार दिया, वो भी बेहद ही भावुक अंदाज में। देखिए रिपोर्ट। एनकाउंटर पार्ट 2 पर वार ड्रामा। सामना से पहले सोशल सियासत, पेशी से पहले इमोशनल पोस्ट। पेशी से पहले सोशल मीडिया के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा, वो भी बेहद ही भावुक अंदाज में। पेशी से पहले वाड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट किया, मेरी 75 साल की मां जयपुर में हैं, समझ नहीं आ रहा है कि एक बुजुर्ग को परेशान करने के लिए प्रतिशोध वाली सरकार इतना गिर जाएगी। कार दुर्घटना में उनकी बहन, डायबिटीज से उनके भाई और पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद से मैं अपनी मां को अपने साथ रखता हूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, लेकिन मेरी मां को भी अभियुक्त बना दिया गया, उनको परेशान और बदनाम किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा यही नहीं रुके और केंद्र सरकार पर सोशल पोस्ट के जरिए जमकर निशाना साधा और आगे लिखा, मुझसे दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में 3 दिन पूछताछ की जा चुकी है। यदि सरकार को मेरे खिलाफ कानून के उल्लंघन का कोई सबूत मिला है तो सरकार 4 साल 8 महीने तक उसे लेकर क्यों बैठी रही? आम चुनाव के प्रचार शुरू होने से ठीक पहले मुझे बुलाया गया। क्या वे नहीं सोचते देश के लोग इसे महज चुनावी नौटंकी नहीं समझेंगे? मैंने एक अनुशासित व्यक्ति के नाते हमेशा नियमों का पालन किया है। मैं कितने ही घंटे लंबी पूछताछ को सहन करने की क्षमता रखता हूं और मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। कांग्रेस पहले ही वाड्रा से पूछताछ को सियासी करार दे चुकी है और चुनावी मौसम में ईडी वाड्रा एनकाउंटर सियासी रंग पकड़ने की पूरी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत बुधवार को विधानसभा में 4 महीनों के लिए लेखानुदान पेश करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह संभव नहीं है कि बजट प्रस्तावों पर चर्चा कर 31 मार्च से पहले बजट को पास करा लिया जाए। ऐसे में 4 महीने यानी 31 जुलाई तक के लिए सरकार लेखानुदान पेश करेगी। पहले भी इस तरह के लेखानुदान की परंपरा रही है। लेखानुदान प्रस्ताव के साथ ही 2018-19 की अनुपूरक अनुदान की मांगे भी पारित होंगी। इसके अलावा सदन में कल 3 विधेयक भी पारित होंगे और 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का समापन हो जाएगा।
और अब बात शिक्षकों को मिली सौगात की। गहलोत सरकार ने आज 26,000 शिक्षकों की पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सरकार से तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए सरकार को आदेश दिए थे, जिस पर बिना किसी देरी के सरकार ने 3 दिन बाद ही आज 26,000 शिक्षकों को नियुक्ति का तोहफा दे दिया। चुनावी मौसम में शिक्षकों को सौगात, 26,000 शिक्षकों को नियुक्ति का तोहफा। जी हां, चुनावी मौसम में गहलोत सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक है। 26,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स को गहलोत सरकार ने नियुक्ति की सौगात दी है। 8 फरवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को इन शिक्षकों को तत्काल पोस्टिंग देने के आदेश दिए थे, जिसे बिना वक्त गंवाए सरकार ने आज पूरा कर दिखाया। जो 26,000 की भर्ती है उसकी नियुक्ति के आज ही आदेश जारी कर दिए गए हैं और संबंधित जिला परिषद और जिला कलेक्टरों को आज ही ये कहा गया है कि सरकार ये चाहती है कि 2 दिन के अंदर अंदर इन सब विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनको नियुक्ति मिले। वसुंधरा सरकार के आखिरी साल में फरवरी 2018 में यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 जून 2018 को नतीजे आ गए, मगर इसी बीच कोर्ट के स्टे की वजह से भर्ती प्रक्रिया अटक गई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने नियुक्ति देने के अलावा सभी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। काउंसलिंग भी हो गई, मगर 8 अक्टूबर 2018 को नियुक्ति के आदेश देने के बावजूद चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो पाई। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति का सपना अधूरा रह गया और फिर मामला हाईकोर्ट में चला गया, जिस पर हाईकोर्ट ने लगातार 4 दिन सुनवाई की और सरकार को तत्काल नियुक्ति देने के आदेश दिए, जिस पर गहलोत सरकार ने आज नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। ऐसे विद्यालय भी हैं जो एकल अध्यापक के हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा विभाग का कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति के बाद में एक भी प्रदेश में एकल अध्यापक का जो स्कूल नहीं रहे और जल्दी से जल्दी जितनी ये प्रक्रिया हो जाने के बाद में जो शेष पद रहते हैं उनके बारे में भी चर्चा विचार विमर्श करके माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनके अंदर भी भर्तियां आगे निकालने की हम लोग कार्रवाई करें। अब शिक्षकों को मिली सौगात पर भी सियासी क्रेडिट की होड़ है। बीजेपी जहां अपनी सफलता मान रही है, तो कांग्रेस को इसमें लोकसभा चुनाव का फायदा नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की पहल की जा सकती है। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिल सकता है। कल विधानसभा में आ सकता है संकल्प पत्र। यह आपको बता दें, बड़ी खबर कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व राजनीति में देने के लिए पहल की जा सकती है। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिल सकता है। तो प्रदेश सरकार की यह बड़ी पहल, महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की पहल की जा सकती है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। सुधीर, प्रदेश सरकार की इसे बड़ी पहल के तौर पे देखा जाए कि महिलाओं को आगे लाने की एक बड़ी कोशिश की जा सकती है। देखिए, इसके पीछे की जो कहानी वो मैं आपको बताता हूं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से कहा था कि वो महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में मिले, इसका एक संकल्प पत्र पारित करें, जिसको कि शासकीय संकल्प कहते हैं। वो पत्र पारित करके और केंद्र सरकार को भेजें और इसी तरह का एक जो शासकीय संकल्प है वो कल राज्य विधानसभा यानी राजस्थान की विधानसभा में आएगा और यहां से उसे पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इस जो शासकीय संकल्प है इसको महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश कल सदन के पटल पर रखेगी और इसको पारित करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। असल में ये कहानी है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की, साथ ही जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसको महिलाओं के वोट बैंक के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लिहाजा इस आबादी की वोट बैंक किस तरफ जाए और उनको उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले।
सरकारी सेवाओं के लिए पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन राजनीति में उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ये शासकीय संकल्प प्रस्तुत राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार की ओर से यह पहल हो रही है और इस को पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसी तरह दूसरे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी इस तरह की पहल देखी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में 3 जगह कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में बनी है। लिहाजा पहली बार यहां पर राजस्थान से इसकी शुरुआत कह सकते हैं कि राजस्थान इसका संकल्प पत्र पारित करके केंद्र सरकार को भेजेगा ताकि लोकसभा में इसका पारित हो, राज्यसभा से पारित हो और ये व्यवस्था लागू हो कि राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा में 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी पहल राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 25 जून और 26 जून को पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 22,000 से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आयोग ने 6 दूसरी भर्ती परीक्षाओं की भी तारीख तय कर दी है। परीक्षा की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 25 और 26 जून 2019 को होंगे। और अब बात वकीलों के हल्ला बोल की। जी हां, चलिए आपको वकीलों के हल्ला बोल की 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और करौली की हैं। हर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अपनी मांग मनवाने के लिए वकील कितना हो हल्ला कर रहे हैं। दरअसल इनकी मांग है कि एडीजे भर्ती में कोटा खत्म नहीं किया जाए। इसके लिए न सिर्फ कामकाज का बहिष्कार किया गया बल्कि जाम और घेराव भी किया गया। 5 तस्वीरें बीकानेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली की। जोधपुर का कामदार अस्पताल उत्तर भारत का पहला रेटिना ऑटो ट्रांसप्लांट केंद्र बन गया है। यहां मरीजों के आंखों की जटिल बीमारियों का इलाज हो सकेगा, साथ ही मरीज विजन के साथ अपना सामान्य कामकाज भी कर सकेंगे। दिल्ली के विट्रो रेटिनल सर्जन डॉक्टर जयंत गुहा ने बताया कि ट्रांसप्लांट केंद्र में मरीजों को न्यूनतम दर पर यह सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। तो मरीजों को सस्ती दर पर यह सुविधा यहां मिलेगी जोधपुर में। और पहला रेटिना, आपको बता दें कि जोधपुर का कामदार अस्पताल जो है उत्तर भारत का पहला रेटिना ऑटो ट्रांसप्लांट केंद्र बन गया है। और अब यहां पे मरीजों के आंखों के जो जटिल बीमारियां होती हैं उसका इलाज संभव हो सकेगा, साथ ही मरीज विजन के साथ अपने सामान्य कामकाज भी कर सकेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।